नमस्कार सबका। आप सबका स्वागत है इस एग्जाम कोच की ऑनलाइन क्लास में। जो ये बिंदु या विषय जो चल रहा था पिछली कक्षा में, वो काल का था। काल के जितने भेद थे, हर भेद को एक चार्ट के माध्यम से समझाया गया था। एक ही वाक्य के द्वारा काल के समस्त भेद और उपभेद बताए गए थे। ध्यान रखिएगा, काल का मतलब है क्रिया के स्वरूप में परिवर्तन, वाक्य से कोई लेना देना नहीं। इसके साथ ही पिछली कक्षा में फिर हमने उसका विस्तार भी बता दिया था भूतकाल का। अब हम आज विस्तार देख रहे हैं वर्तमान काल का। देखते हैं वर्तमान काल का विस्तार क्या है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह गुजर रहे समय में हो रही है। हो रही है, चार इसके उपभेद हैं। पहला इसका जो उपभेद है, सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान में क्रिया का स्वरूप वो बताया जिसे कोई आदत है, स्वभाव है, उसका वर्णन किया जाता है। क्रिया के जिस रूप से आदत, स्वभाव, आदि का पता चले। इसमें जो सबसे चर्चित उदाहरण है, जो विगत वर्षों में कई बार पूछे जा चुके हैं, उन्हें देखते हैं। प्रातः काल शीतल पवन चलती है। शीतल पवन चलती है। बच्चे मैदान में खेलते हैं। रोहन स्कूल जाता है। यानी किसी आदत, किसी स्वभाव या दैनिक क्रिया का इसमें से बोध होता है। इसके बाद आता है अपूर्ण या तात्कालिक
वर्तमान, यानी अपूर्ण या तात्कालिक। यानी इसका ये मतलब है कि जो काम शुरू तो हो चुका है लेकिन उस काम की पूर्णता यानी समापन नहीं हुआ। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वह गुजर रहे समय में प्रारंभ हो चुकी है, परंतु समापन नहीं हुआ है। यानी प्रारंभ तो हो गई है लेकिन अभी उसका समापन नहीं हुआ है। इसका उदाहरण है माता जी पूजा कर रही हैं। पिताजी बाजार जा रहे हैं। रोहन खाना खा रहा है। यानी काम हो चुका, शुरू हो चुका है और शुरू है, चल रहा है काम, अभी वो संपन्न नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान के नाम से जाना जाता है। फिर आता है संभाव्य वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि वह गुजर रहे समय में होती होगी। इसका उदाहरण होता है पिताजी बाजार गए हूँ। माताजी खाना बनाती हूँ। रोहन स्कूल जा रहा हो। यानी एक संभावना है कि जा रहा हो, खा रहा हो, इस तरीके के शब्द इसमें आते हैं। फिर आता है
संदिग्ध वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने में संदेह हो, यानी हो सकता है वो क्रिया हो भी रही हो या ना भी हो रही हो, संदेह की स्थिति प्रकट करेगा। मोहन पढ़ रहा होगा। बच्चे खेल रहे होंगे। तो इसमें क्या लगता है कि जो क्रिया है वो वर्तमान में क्या है, देखिए कि संदिग्ध है, कि हो सकता खेल रहे हो और हो सकता नहीं भी खेल रहे हो। संदिग्ध और संभाव्य में बहुत हल्का सा फर्क है। बार बार इन वाक्यों का अध्ययन करेंगे, क्रिया के स्वरूप में क्रिया के बदलाव को देखेंगे। देखिए पहले मैंने आपको बता दिया था, काल क्रिया के परिवर्तन का नाम है। उसके वाक्य में, उसके शब्द में हल्का सा बदलाव, क्रिया के साथ सहायक क्रिया में हल्का सा बदलाव ही उसके स्वरूप को बदल देता है। अब आता है आपका भविष्यत काल। भविष्यत काल क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वो आने वाले समय में होगी, आने वाले समय में। तो ये चूंकि पहले ये सब चीज़ें हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, फिर भी आपको एक बार बता देते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह आने वाले समय में होगी। इसके तीन भेद हैं। इसका जो पहला भेद है, सामान्य भविष्यत। सामान्य भविष्यत का उदाहरण होगा मोहन स्कूल जाएगा। रीना पत्र लिखेगी। राजू गीत गाएगा। यानी ये सामान्य क्रिया है जिससे वाक्य से बोध होता है, क्रिया के स्वरूप से, क्रिया के बदलाव से पता चलता है कि वह आने वाले समय में होगी। सामान्य बात आता है
संभाव्य भविष्य। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि आने वाले समय में उसके होने की संभावना है। आने वाले समय में क्रिया हो सकती है, देखते हैं। अच्छा कि ध्यान रखिएगा, इसमें शायद शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन परीक्षा में कभी भी ये शायद शब्द लगा के नहीं पूछेंगे, क्योंकि शायद से ही पता चल जाता है कि वो संभावना है। इसलिए शायद शब्द नहीं लगाते। कैसे लगाते देखिएगा, रोहन गीत गा सकता है। अब अगर यहाँ आ जाए शायद रोहन गीत गाए, तो शायद लगते ही ये पता चल जाएगा संभावना है, तो शायद ऐसे शब्द नहीं लेंगे। मैं बाजार जा सकता हूं। रीना निबंध लिख सकती है। तो इससे पता चलता है कि आने वाले समय में किसी भी कार्य के होने की संभावना है। और इसका अंतिम जो बिंदु है वो रह गया है हेतु हेतु मद भविष्य। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में केवल हेतु मद भविष्य पूछा जाएगा। होता है हेतु हेतु मद भविष्य, लेकिन परीक्षा में केवल हेतु मद। क्या होगा, आने वाले समय में कोई भी कार्य किसी कार्य के होने न होने पर निर्भर करेगा। आने वाले समय में कोई क्रिया किसी अन्य क्रिया के होने न होने पर निर्भर करेगी। अब देखिए, पिताजी आ जाएं तो मैं बाजार जाऊं। पिताजी आ जाएं तो मैं बाजार जाऊं। तुम कहोगे तो मैं
अवश्य आऊंगा, तुम कहोगे तो मैं अवश्य आऊंगा। यदि समय मिला तो मैं भारत भ्रमण करूंगा। यानी आने वाला समय किसी न किसी, आने वाले समय में होने वाली क्रिया किसी न किसी कंडीशन पर निर्भर करती है। यदि एक क्रिया होगी तो दूसरी क्रिया होगी, यदि एक क्रिया नहीं होगी तो दूसरी क्रिया नहीं होगी। वाक्य इसमें मुख्यतः सकारात्मक होते हैं, लेकिन नकारात्मक भी हो सकते हैं। अब आपको काल के सभी भेद, उपभेद एक स्थान पर अलग अलग भी विस्तार के साथ बताए गए। अब हम आपको काल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। उन चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, समझ कर सकते हैं, जिससे काल के संबंध में कोई भी ऐसा प्रश्न आए, ऐसा वाक्य आए, जिससे पहचानने में आपसे कोई गलती, कोई त्रुटि ना हो। तो काल के बारे में कुछ विशेष क्रिया एवं सहायक क्रिया के बदलाव से काल का भेद उपभेद बदलता है। दूसरा पॉइंट है भूतकाल में संभाव्य भूत नहीं होता। वर्तमान भविष्यत काल में संदिग्ध भविष्यत नहीं होता। हेतु हेतुमद भूत एवं हेतु हेतुमद भविष्यत काल में आने वाले शब्द
मिश्र वाक्य होते हैं। तो इन खास बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना है कि क्रिया है क्या, कि क्रिया और सहायक क्रिया में जो परिवर्तन, जो बदलाव होता है, उसी से काल के भेद और उपभेद बदल जाते हैं। भूतकाल में संभाव्य भूत नहीं होता और भविष्य काल में क्या है, संदिग्ध भविष्य नहीं होता। आगे आता है हेतु, हेतु मतलब चाहे वह भूतकाल हो या भविष्य काल हो, इसमें आने वाले शब्द, आने वाले वाक्य मिश्र वाक्य की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि सभी भाग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए उनको आपस में जोड़कर समझकर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। काल के संबंध में अगर आप बार बार प्रयास करेंगे, अदल बदल के सेंटेंस देखने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत है केवल क्रिया के बदलाव को। क्रिया के बदलाव को देखते जाएं, क्रिया के परिवर्तन पर विचार करते जाएं, तो सभी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। इस प्रकार ये जो आज तक का ये भाग था काल से जुड़ा हुआ, वो भाग पूर्ण होता है। अब अगली क्लास में अगली बिंदु के साथ में हिंदी के अगले भाग के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।